नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। खाना तो सबको पसंद है, लेकिन आजकल रेस्टोरेंट्स वाले सोच रहे हैं खा तो लिया, अब भर कौन रहा है। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां हम प्लेट के पीछे छुपे कीमतों, ऐप के नाम पर होने वाले खेल और ग्राहक के नाम पर डाले गए चार्जेस का करेंगे पोस्टमार्टम। अब जोमेटो ने कहा है कि दूरी बढ़ी तो फीस भी बढ़ी, और अब ये लॉन्ग डिस्टेंस फीस का बिल रेस्टोरेंट्स की जेब से कट रहा है। 4 किलोमीटर से ज्यादा का अगर डिस्टेंस है तो 15 से 35 रुपए तक का झटका, और ऊपर से कमीशन का कैप लगभग 30% तक। सवाल यह है कि क्या जोमेटो ग्राहकों को दे रहा है सुविधा, या रेस्टोरेंट्स को बना रहा है कमीशन मशीन। आगे करेंगे इस पर बात, और इस बवाल की वजह क्या है, एनआरएआई आखिर क्या कह रहा है, इस सिस्टम में आपके खाने की असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है। कुछ बड़े सवाल जो कि हम सामने रख रहे हैं कि क्या जोमेटो की लॉन्ग डिस्टेंस फीस जायज है या ज्यादती है। क्या ये प्लेटफॉर्म की लागत साझा करने की कोशिश है या छोटे रेस्टोरेंट्स पर बोझ है। क्या ग्राहकों को सच में फ्री डिलीवरी मिल रही है या इसकी कीमत रेस्टोरेंट्स चुका रहे हैं। क्या रेस्टोरेंट से बिना सहमति शुल्क लेना अनुचित व्यापारिक नीति है। क्या छोटे और लोकल रेस्टोरेंट्स के लिए जोमेटो जैसे ऐप्स अब टिकाऊ रह गए हैं। कमीशन हो, डिस्काउंट्स हो, अब डिलीवरी फीस भी। क्या रेस्टोरेंट्स ऐप्स के लिए बंधुआ मजदूर बनते जा रहे हैं। क्या सरकार या रेगुलेटरी संस्था को ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी बढ़ानी चाहिए। ग्राहक की सुविधा के नाम पर क्या रेस्टोरेंट्स का शोषण हो रहा है। यही सवाल रखेंगे पैनलिस्टों के सामने। मेरे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। मनीष बहेटी हैं, हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट हैं, फाउंडर ऑफ फूड फॉर थॉट फेस्ट। वरुण खेरा मेरे साथ जुड़ गए हैं, चैप्टर हेड नोएडा यूपी, मैनेजिंग कमिटी मेंबर एनआरएआई। और साथ ही मेरे साथ अनुराग कटरियार, जो कि फाउंडर हैं इंडिको हॉस्पिटैलिटी के और ट्रस्टी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और सबसे पहले मैं चाहती हूं कि इस मामले को समझा जाए। अनुराग, आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब ये बताइएगा, जोमेटो द्वारा अभी जो लॉन्ग डिस्टेंस फीस का नया मामला सामने आया है, मुख्य तौर पर एनआरएआई ने यहाँ पर साफ तौर से आपत्ति जताई है। आपत्ति मुझे बताइएगा क्या है। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कविता जी, मुझे इस शो में बुलाने के लिए। देखिए, जोमेटो के साथ जो हमारी आपत्तियां हैं ना, वो उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ना इतिहास में जाना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया है, एक अच्छे भले फूड डिलीवरी जो एक इकोसिस्टम का पंटाधार कर दिया है। बिकॉज इनके जो ना, मैं बोलता हूँ 3D है इनका, जो कॉस्ट ऑफ डिस्कवरी, कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट है और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है ना, ये तीनों मिला के तकरीबन ऑलरेडी 40-45% हमारे सेल का इनको जाता है। पर शायद कहीं ना कहीं बिकॉज इनकी एक पोजीशन है, जो ये एक एक मार्केट लीडर पोजीशन है, या जो भी एक डोमिनेंट पोजीशन है, इस वजह से ये लोग हर वक्त कुछ एक नई चीजें यूनिलैटरली लाते रहते हैं। अपने आप डिसाइड कर लिया कि 4 किलोमीटर के बाद आपको इतना फीस देना पड़ेगा। और एक इकोसिस्टम जो बहुत ही मुनाफे वाला था, एक प्रॉफिटेबल था, पहले तो आपने उसका बंटाधार कर दिया, और अब आप उसके ऊपर और भी नश्तर चला रहे हो। तो ये सारा मसला इसी बात को लेके है। और इससे बड़ी बात जो है कविता जी, वो ये है कि इनके जो फील्ड स्टाफ होते हैं ना, वो सीधे तौर पर हमारे रेस्टोरेंट के ओनर्स को धमकी देते हैं। अगर आप ये नहीं मानोगे तो कल से आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप ये नहीं करोगे तो 4 किलोमीटर के आगे का ऑर्डर हम आपको नहीं देंगे, और अभी का अभी साइन करो, इस तरह की बातें। ये जो है ना, ये मुख्य मुद्दा है इन सारी परेशानियों का, कि ये अपने एक डोमिनेंट पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं अब रेस्टोरेंट वालों के धैर्य की बांध की सीमा टूट रही है। शायद यही एक अगर मैं इसको एक क्रक्स में समझाऊं, यही मामला है। चलिए, आपत्ति हमने समझ ली। मनीष, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस आपत्ति के साथ साथ इससे पहले भी कई सारी ऐसी तनातनी के हमने माहौल देखे हैं रेस्टोरेंट्स के बीच में और ये फूड डिलीवरी एप्स के बीच में। अब ये तनातनी का पीछे का इतिहास क्या है, थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंडर में जाएं तो हम इस चर्चा को आगे फैलाएं। देखिए, e-commerce has made unicorns today in the country. Zomato is a classic case. और convenience in this
millennium has been the buzzword. उसकी वजह से restaurants को एक distribution channel मिल गया है through Zomato, convenience and a distribution channel, but इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जा रहा है और रेस्टोरेंट्स पे बहुत ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है और एक अनरीजनेबल बोझ डाला जा रहा है जिसमें कई रेस्टोरेंट्स तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ये जो अभी मुद्दा उठा है अबाउट जो आपने बताया अबाउट Zomato चार्जिंग एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव द कमीशन टू द रेस्टोरेंट्स, ये उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। Zomato Blinkit को ओन करता है और Blinkit इज अनदर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। Blinkit में जो Blinkit के लड़के डिलीवरी के हैं, जो Zomato के लड़के डिलीवरी के हैं, वो पूल एक ही है। Blinkit के लड़के ऑन एन एवरेज महीने में 35 से 40 हजार रुपए कमाते हैं। वो एक Blinkit का मॉडल ये है कि इट्स अ नेबरहुड डिलीवरी, मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस में डिलीवरी है। सो Blinkit के लड़के जब 35 से 40 हजार रुपए शॉर्ट डिलीवरी में कमा सकते हैं तो वो Zomato में डिलीवरी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको एक्स्ट्रा डिस्टेंस जाना पड़ता है। उसकी वजह से Zomato को उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है और उसका बोझ बजाय कंपनी खुद अब्सॉर्ब करने के, जो कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं Blinkit से, वो रेस्टोरेंट्स पे डाल रहे हैं जो ऑलरेडी 30% के नीचे दबे हुए। दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज व्हाट इज कॉजिंग कंसर्न to the entire restaurant business, which is completely unfair. बिल्कुल वरुण, आपका क्या टेक है? और साथ ही वरुण, आपसे ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि अब ओवरऑल रेस्टोरेंट बिजनेस और खासतौर से वो जो छोटे हैं क्लाउड किचन्स, उन पर भी किस तरह का फाइनेंशियल प्रेशर अब पड़ता हुआ और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से। कविता, आपने हमारे को इस प्रोग्राम में बुलाया और शामिल किया। देखिए, समझने वाली बात ये है कि Zomato और स्विगी, चाहे जितने भी ये एग्रीगेटर्स हैं, इनसे हमारे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ शुरुआत में, क्योंकि हमें ऑर्डर्स मिलने लगे। स्पेशली क्लाउड किचन, जिसकी एक अमूमन कोई रूपरेखा नहीं है, वो कहीं भी फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, वो एक डार्क किचन को ऑपरेट करता है। उनके पास Zomato स्विगी जैसे प्राविधानों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाती, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। आप ये सोचिए कि जहां पे पहले ही वो 30 से 35% की कमीशन दे रहे हैं, प्लस जीएसटी दे रहे हैं, जो करीबन 37-38% आता है, उसके ऊपर ही एक और चार्ज लग जाए, तो साहब ले दे के क्या होगा कि क्लाउड किचन तो मरेगा ही मरेगा। मगर अचंभे की बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा ये है कि Zomato आज खुद कह रहा है कि मैं आपसे ये प्राइस बढ़ा रहा हूं, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने मेन्यू के प्राइसेस बढ़ा दीजिए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ले दे के ग्राहक जो है आज की डेट में वो परेशान हो रहा है। रेस्टोरेंट परेशान हो रहा है, ग्राहक परेशान हो रहा है। Zomato तो बीच में बैठा हुआ है, स्विगी तो बीच में बैठे हैं, ये तो अपना पैसा कमा रहे हैं, मगर ले दे के मर कौन रहा है? ग्राहक और रेस्टोरेंट। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आपने दो शब्द बहुत अच्छे कहे थे कि क्या हम लोग एक बॉन्डेड लेबर बन गए हैं या हमारा बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। ये दोनों रूपरेखाएं जो हैं, ये कहीं ना कहीं अमली जामा पहनते हुए दिख रही हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है ये कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। प्राइस बढ़ाना एक ऑप्शन नहीं है, प्राइस बढ़ाते ही सब लोगों के ऊपर इंपैक्ट आता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये चार्जेस पहले क्यों नहीं बताए जाते। हर बार एक बार क्या होता है कि पहले कभी कमीशन बढ़ा दी जाती है, फिर एक चार्ज लगा दिया जाता है। जैसे मनीष भाई ने बोला था कि उन्होंने ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट के साथ ही उन्होंने अपने बिस्ट्रो लॉन्च कर रखे हैं, जेप्टो ने अपनी आउटलेट्स लॉन्च कर रखे हैं जो क्विकली डिलीवर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि वो डिस्टेंस का चार्ज ले रहे हैं, जैसे मनीष जी बता रहे थे कि ब्लिंकिट, और क्योंकि उनको नेबरहुड डिलीवरी करनी है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी डिलीवरी को ज्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं, हमारी डिलीवरी को कम प्रमोट करना चाह रहे हैं। ये सारे मुद्दों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी भी Zomato या स्विगी एकदम से कुछ नहीं लॉन्च करते। ये धीरे धीरे आपको इच्छुक बनाते हैं कि आपको कभी गोल्ड लेना चाहिए, कभी आपको प्रो लेना चाहिए, कभी आपको इस फैसिलिटी में आना चाहिए, मगर ले देके जो इनकी हिडन चार्जेस हैं और जो अल्टीमेट एम है वो बहुत ज्यादा घिनौना होता है। और इसी के लिए एनआरए एक कवच बन के खड़ी रहती है, कोशिश करती है कि जितने भी क्लाउड किचन ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उन बेचारों को इसकी मार ना सहनी पड़े। तो मैं यही चाहूंगा कि Zomato और एनआरए अभी भी हम लोग लगे हुए हैं कि डायलॉग रखें, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें। सिर्फ
चार्जेस लगाने से कुछ नहीं होता, चार्जेस को समझना बहुत जरूरी है। चार्जेस के रेपकर्शंस क्या होंगे उनको समझना और जानना बहुत जरूरी है। और अगर ये पूरे इकोसिस्टम को मदद कर रहे हैं तभी लगना चाहिए, मगर अगर इकोसिस्टम को मदद नहीं करो, और इकोसिस्टम में सिर्फ रेस्टोरेंट, जोमेटो और एग्रीगेटर्स नहीं है, बाकी ग्राहक भी है। ले देके हमारी रोजी रोटी हमारा ग्राहक है, जोमेटो और स्विगी नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आपकी रोजी रोटी आपका ग्राहक है और अल्टीमेटली ग्राहक पर ही बोझ पड़ता है। तो एनआरआई की तरफ से मुझे ये सवाल पूछना अनुराग आपसे कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अब जोमेटो से किस तरह की बातचीत चल रही है? टेबल पर बैठकर कितनी बातचीत हुई है, या अब आपको लगता है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है? नहीं नहीं, मैंने जैसे आपको कहा, अभी तक जो हमारी पिछले 2-4 दिनों में इनसे बातचीत हुई है, ये अनौपचारिक बातचीत हुई है। ठीक है, औपचारिक तौर पर बात नहीं हुई। औपचारिक तौर पर हमारे जो प्रेसिडेंट है सागर दरियानी, इन्होंने दीपेंद्र गोयल को मैसेज करके काफी कुछ बताया कि हमारा क्या मसला है। उन्होंने कहा हम इस पे जल्द ही बात करेंगे, लेकिन अभी तक औपचारिक बातचीत इस मसले पे नहीं हुई। और अगर होगी तो शायद हमारा रुख वही रहेगा कि भाई बस करो, अब ऐसा मत करो कि मतलब आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ जाए, और हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए, तो यहाँ पर अनुराग आपने कहा कि बातचीत चल रही है, लेकिन मनीष अब सवाल यहाँ पर, क्योंकि बार बार ग्राहकों का नाम आ रहा है और कहीं ना कहीं ये दिक्कतें काफ़ी पुरानी भी हैं, सवाल अब ये उठता है कि रेगुलेटरी कंसर्न्स की अगर हम बात करें, सिस्टम की अगर हम बात करें, देखिए आप बतौर स्टेक होल्डर अपने एंड से तमाम कवायदे कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। ये सवाल मुझे वरुण से भी पूछना होगा, अनुराग से भी बाद में मैं पूछूंगी ही। क्या आपके स्टेक होल्डर्स के सिस्टम में ऐसा कोई लूप होल है जिसका फायदा उठाया जा रहा है? अचानक से उठ के तो जोमेटो और इस तरह के जो एप्स हैं वो नियम नहीं लागू कर सकते ना कहीं कुछ तो वजह होगी, कहीं ना कहीं से कुछ तो सपोर्ट मिल रहा होगा। क्या ये मान लिया जाए कि आप लोगों का संगठन भी पूरी तरह से एक स्वर में ये चीजों के खिलाफ खड़ा है, या यहाँ पर कोई लूप होल्स भी हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। NRI, all of us need to stand together. Zomato is flexing its muscles as a blatant monopolistic entity. पहले से हमारी हमारी कौम की तो हिस्ट्री ये रही है कि हम एकजुट होके खड़े, हिस्ट्री हैज प्रूवन कि हम लोग एकजुट के खड़े नहीं हुए हैं। आप ये बात मानिए, अगर हम जोमेटो को बॉयकॉट करते हैं, ऑल द रेस्टोरेंट्स टुगेदर इन वन वॉइस, जैसे कि गांधी जी की सत्याग्रह, लिटरली, आई मीन आई एम नॉट बीइंग ड्रामेटिक बट दिस इज द कॉल ऑफ द आवर। अनुराग ने बिल्कुल सही कहा है, अति हो चुकी है। एक मॉन्स्टर खड़ा था जोमेटो, एक ब्लिंकिट और मॉन्स्टर खड़ा हो गया। मैं आपको एक और अहम बात बताऊं कविता, जो I don't think people are in serious trouble in society, and I'll tell you why. ये ब्लिंकिट के जो डिलीवरी बॉयज हैं, जिनको 35 से 40 हजार रुपए महीना कमाने की अपॉर्चुनिटी है, ये पैसा इतना उनके लिए अहम है। 14-15 साल के लड़के are being hired by Blinkit. 16-17 year old तो average age है, 17-18 is the average age. 15 साल तक के बच्चे are being hired. They are dropping out of school. उनके हाथ में 35 से 40 हजार रुपए महीना आते हैं, 30-35-40 हजार रुपए उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम इतने पैसे कमा सकते हैं। What is happening? They are not contributing to the betterment of their families. They are only giving X amount, Y amount they are spending on drugs and alcohol. If this is not, if the government does not step in and give a démarche to the owners of these companies that you better be careful who you are hiring, how many hours they are working. Today, electronic vehicles pay age limit is being removed by the government, which is a big mistake. That's another topic. So can you imagine 14 साल का लड़का, 15 साल का बच्चा ईवी के ऊपर ब्लिंकिट के लिए काम करता है, जोमेटो के लिए काम करता है, उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं। We are headed for a big disaster. You see, Blinkit is killing the business of the local kirana merchants. It's a dark store. वो किसी गांव के अंदर खोल सकते हैं, आपको नहीं पता कि ये कहां से डिलीवरी हो रही है। It is not opening in bona fide locations. It's a dark store. So Zomato owns Blinkit. They are greedily making money from Blinkit. They are not being
they are profiteering. They're not making profit, they are profiteering. We have to take a stand. We have to come up with a campaign. Hashtag boycott Blinkit, boycott Zomato. मैं मानने को तैयार नहीं हूं that if all of us stand together, that this company cannot turn around. And my request to the Honorable Minister, Mr. Piyush Goyal, who has already said that we are creating unicorns from e-commerce. Why are we not looking at creating unicorns from manufacturing? He needs to call these people to the office and give a démarche. You are killing local businesses. You are profiteering instead of profiting. You are starting a new malaise जी in the मनीष society. जी, पॉलिसी फ्रेमिंग में तो काम करने की जरूरत है। एक छोटा सा सवाल मैं अनुराग से पूछूंगी, अब वरुण आपके पास आऊंगी क्योंकि पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या बदलाव की मांग है वो आपको पता होगी। लेकिन अनुराग, क्या आपको भी यही लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स अपने एंड पर देखा जाए तो एक पेज पर नहीं है, लूप होल्स हैं यहाँ पर, छोटे रेस्टोरेंट्स को थोड़ा सा और यहाँ पे समर्थन देने की जरूरत है? आपका क्या व्यू बनता है? कविता जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, इसलिए इसे 1 मिनट लूंगा। जी देखिए, इस पूरे गेम में ना 3 लोग हैं। एक जोमेटो या स्विगी आप ले लीजिए, एक ग्राहक, एक रेस्टोरेंट। आज की तारीख में ये इनसे कितना पैसा लेना, ये फैसला सिर्फ जोमेटो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रेस्टोरेंट के ऊपर नकेल कस रहा है। आप देखिए तो ग्राहकों के ऊपर भी कभी ये हार्डशिप चार्ज, रेंज चार्ज, कन्वीनियंस फी करके भी ये डिलीवरी चार्जेस, इन सारी चीजों को लेके ये कस्टमर से भी ले रहे हैं। इसेंशियली क्या हो गया है कि एक रेस्टोरेंट खाना बनाता है, एक ग्राहक उसे खरीदता है, और उस बीच में एक बिचौलिया है जो ये तय कर रहा है कि भैया आपसे मैं कितना लूंगा, आपसे कितना लूंगा। इसलिए ये मामला जो कंज्यूमर का है ना, ये ज्यादातर ये जोमेटो स्विगी की तरफ ही जाता है, बिकॉज उनके ऊपर भी चार्जेस बढ़े हैं। कैसा आपने बोला ना कि इतनी आवाज क्यों नहीं उठती, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी है, छोटे बड़े हर तरह के व्यापारी हैं। उसी तरह से कंज्यूमर्स भी इतने सारे हैं ना, और आज की जो जनरेशन है उसको ये 10-20-50 रुपए से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप देखेंगे, अगर आपने 300 रुपए की कोई एक चीज ऑर्डर की है, आप जो उनको पैसे भरेंगे वो शायद 370 रुपए होगा, 375 रुपए होगा। इतना ज्यादा ये भी आप भर रहे हैं, शायद आपको पता नहीं चलता है। तो ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जोमेटो स्विगी का जो दुष्प्रभाव है वो सिर्फ रेस्टोरेंट पे, वो ग्राहकों पे भी हो रहा है। ग्राहकों ने शायद अभी ध्यान देना शुरू नहीं किया है, उनसे भी बहुत सारे चार्जेस लिए जा रहे हैं। चलिए वरुण, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मामला यही उठ रहा है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम करने की ज़रूरत है, पॉलिसी फ्रेमवर्क में नीतिगत तरीके से एक हल निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मनमानी वरुण हर वक्त तो नहीं चल सकती है। आप लोग बतौर एसोसिएशन यहाँ पर फ्लैग करते रहते हैं इश्यूज़, खामियाजा ग्राहक को यहाँ पर उठाना पड़ता है, और जिस तरह से हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसा धड़ा है जिसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपकी क्या क्या मांगे होंगी वरुण? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने हमसे ही पूछा था कि एक कहावत है कि हमसे जमाना, जमाने से हम नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा जोमेटो की, रेस्टोरेंट वालों से जोमेटो है, जोमेटो से रेस्टोरेंट वाले नहीं। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात मैं आऊंगा कि आज जैसे मनीष भाई ने बोला कि सरकार को एक संज्ञान लेने की जरूरत है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आज जोमेटो हमसे कोई चार्ज ले रहा है तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। आज अगर सरकार बोलती है कि ऑनलाइन डिलीवरी के ऊपर, क्योंकि ब्लिंकिट भी एक डार्क स्टोर है, जैसे क्लाउड किचन को एक मार पड़ रही है क्योंकि वो कोई, उसके पास कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वैसे अगर ब्लिंकिट के ऊपर कोई आज अगर सरकार किसी तरीके का टैक्स लगा देती है तो ब्लिंकिट को भी ऐसा ही लगेगा। एसोसिएशन साथ खड़ी है, रेस्टोरेंट ओनर साथ खड़े हैं। आज एकजुटता जरूरी होती है। एवरी क्राइसिस क्रिएट्स यूनिटी। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कुछ झगड़ा हुआ, सब लोग धर्म का सब चीज को छोड़ के पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था। आज यही अगर कभी प्रॉब्लम आती है, एसोसिएशन, रेस्टोरेंट ओनर्स, जितने भी लोग इसके स्टेक होल्डर, सब लोग साथ में खड़े हैं। कि जोमेटो और स्विगी, सब लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं हम कि हम पॉलिसी में किस तरीके का चेंज चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक पॉलिसी नेटवर्क इस तरीके से बनाया जाए कि कभी भी कोई चार्ज या जो कमीशन है वो एक अमाउंट से ऊपर ना जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कभी भी साल के अंदर किसी भी तरीके को और एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे, जिससे हम ग्राहक को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करते। ये जानना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि बीच में सर्विस चार्ज के ऊपर दिक्कत आई है, कुछ भी चार्ज पे दिक्कत आई, तो हमें ये जानना जरूरी कि जब सरकार
को ये समझ आती है कि किसी भी तरीके का कोई एकदम से आप चार्ज नहीं लगा सकते, बिकॉज ये कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है। वैसे ही ये जो चार्जेस हैं, डिलीवरी के चार्जेस हैं, ये ले दे के कस्टमर ही एंड अप पे कर रहा है, बिकॉज वो तो खुद कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट प्राइजेस बढ़ा दें। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार का आना बहुत जरूरी है। हालांकि छोटी छोटी चीजों में सरकार भी आने में मुश्किल करती है, परेशानी होती है। इन चीजों को जैसे हम एनआरआई और जोमेटो और स्विगी हम सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, मैं सिर्फ इससे एक प्रोडक्टिव संदेश ये देना चाहूंगा कि आए, बैठें, इन चीजों को इस तरीके से ना अपनाएं जिससे ले दे के पूरी के पूरे इकोसिस्टम का नुकसान हो। इसको प्रोडक्टिवली हम हैंडल करें। हम जानते हैं कि खर्चा सबका होता है, उसी तरीके से हमारा भी खर्चा है। एक प्लेट के अंदर अगर आप ये मान के चलिए 37% की हम कमीशन दे रहे हैं जीएसटी, क्योंकि हमें जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी एक मार हमारी रेस्टोरेंट एसोसिएशन बहुत सालों से हम लड़ रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमें जीएसटी का इनपुट मिले, कि किसी ना किसी तरीके से हमारे को कुछ फेवर मिले किसी तरीके से। मगर हमें कभी भी हमारी चोटों में मरहम नहीं लगता, हम चोटों को लेके चलते ही जा रहे हैं और एक के बाद एक चोट लगती ही जा रही है। बट अब समय आ गया है कि हम सब लोग साथ में मिलकर लड़ें, साथ में मिलकर चलें, और तभी इन चीजों का हम एक अच्छे तरीके से, सुलझ तरीके से इसका उपाय पा पाए। एक मैं सजेशन अगर दे सकता हूं इधर तो। जी मनीष जी, देखिए, अगर आप अव्वल तो आई हैव एक्सप्लेन वेरी क्लियरली कि जो डिलीवरी बॉयज है वो पूल एक ही है। वो जोमेटो के लिए डिलीवरी ज्यादा डिस्टेंस नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको ब्लिंकिट से ज्यादा पैसे मिलते हैं। पर रेस्टोरेंट्स, चाहे क्लाउड किचन हो या रेस्टोरेंट्स हो, हम उन कस्टमर्स को मना नहीं कर सकते जो 4 किलोमीटर के बियॉन्ड है नेचुरली। अब सोल्यूशन क्या है? अगर जोमेटो को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना भी था, उसके लिए यू हैव टू प्रूव कि आप बिजनेस वॉल्यूम तो दें ना। तो पहले आप बिजनेस वॉल्यूम दें, उस पे शायद हम बात कर सकते कि हम आपको रेट्रोस्पेक्टिव एडिशनल दे सके। बड़ा क्लियर है, आप एक एडिशनल वॉल्यूम हमारे लिए जनरेट करिए और रेट्रोस्पेक्टिव कमीशन में भी डिस्कस्ड। थोड़े से ऑर्डर में अगर कोई ऑर्डर डिस्टेंस का है, उस पर आप ऑलरेडी 30% के बाद और अपना ये चार्ज ठोक रहे हैं क्योंकि आपके लड़के दूर डिस्टेंस जाना नहीं चाहते, जो आपके कंट्रोल में है थ्रू ब्लिंकिट। दैट्स नॉट फेयर। बहुत अच्छा पॉइंट है मनीष। एडिशनल आप चार्ज कर रहे हैं, पहले एक वॉल्यूम तो जनरेट करिए। बिल्कुल मनीष, इसी के साथ हमारे को ये भी ध्यान रखना होगा कि जोमेटो ग्राहक से प्लेटफॉर्म फी भी लेता है और वो डिलीवरी फी भी लेता है। मैं उसी पर आना चाह रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे फ्रेमवर्क में ग्राहक पर ज्यादा बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आप सबकी शिकायतें तो अपनी जगह है, लेकिन एंड में जो तनातनी का जो बीच का बंदर होता है, उसी को ही सब चीजें झेलनी पड़ती हैं और उनके पॉकेट से सब कुछ जाता है। ना ही जोमेटो को ग्राहक लूज करने हैं और ना ही आपको लूज करने हैं। तो कैसे ग्राहक का फायदा यहाँ पर आप सुनिश्चित कर पा रहे हैं? देखिए, हम तो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का चार्ज जो है हम अपने मेन्यू प्राइस बढ़ा के ग्राहक के ऊपर उस चीज की मार दें। पहली चीज, जोमेटो को ये संज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि जब वो ऑलरेडी एक डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं, ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म फी लग रही है, इस तरीके के चार्जेस क्रिएट करना, उससे ले देके ग्राहक को नुकसान हो रहा है। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत कम होता है और इसको नापना और इसका आंकलन लगाना ना कस्टमर के हित में रहता है, ना उनके इंटरेस्ट में रहता है, ना एक रेस्टोरेंट ओनर के हित में रहता है। कि क्योंकि हमारे पास डेटा मास्किंग है, हमारे को हर चीज की डिटेल नहीं मिल पाती कि कौन सी जगह का कहाँ है, किस तरीके से है। हमारे लिए वो क्योंकि डेटा मास्किंग है जोमेटो और स्विगी की, अगर वो हमारे को पता होती तो हम थोड़ा और बेहतर तरीके से उस चीज को सॉल्व कर सकते, वो भी नहीं है हमारे पास। तो ले देके हमारे हाथ बहुत ज्यादा जगह बंधे हुए हैं, मगर एक ट्रस्ट और एक भरोसा है कि हम साथ में मिलकर चलेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे। मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेंट की कमी होती जा रही है, लालच की सीमा जो है पार होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज को समझना और इस पे रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट इज नॉट अ बैड वर्ड, प्रॉफिटियरिंग इज। दे आर प्रॉफिटियरिंग। Profit is not a bad word. Profiteering is a bad word. बिल्कुल, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है ये
जी, डेवलपिंग स्टोरी है ये, और यहाँ पर बस उम्मीद यही करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर बैठें और इसका समाधान निकालें। ये सुनिश्चित करें हर तरीके से, हर तरह से कि जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, उसको खामियाजा ना भरना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों को पूरा मामला भी समझाया। मुझे भी इस खास पेशकश में इजाजत दें। नमस्कार।